वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। इस बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हो गया था। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टूडियो में अबू अकबर नकवी, जो कि वर्तमान में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और समाजसेवी में पिछले 2 दशक से सक्रिय हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू। अबू अकबर नकवी। सर, पहला सवाल आपसे यही कि वक्फ संशोधन बिल जिसे उम्मीद कहा जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब 2016-17 के अंदर वक्फ बोर्ड चेयरमैन बन के मैं आया तो लगा था कि यहाँ पर आकर कई हम लोगों की खिदमत कर सकते हैं, गरीबों की खिदमत कर सकते हैं जी। लेकिन उस वक्त नज़र आया कि वहाँ पर किसी भी तरीके कोई पैसा ही नहीं है, आय नहीं है, इनकम नहीं है, अन्य कोई नज़र आता था। उसकी वजह से वो उम्मीदें धराशायी हो गई कि किसी तरीके से किसी की मदद नहीं कर सकते थे। और अभी जो उम्मीद के साथ ये जो बिल पास किया गया लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर, और अभी राष्ट्रपति महोदय ने भी इस पर मोहर लगा दी है, मैं समझता हूँ इस बिल से अब मुसलमानों को, गरीब मुसलमानों को, गरीब बच्चियों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी पढ़ने के अंदर, उनकी शादी ब्याह के अंदर, उनके खाने पकाने के अंदर, जिस भी तरीके उनको ज़रूरत होगी इस बिल से मजबूती मिलेगी इंशाल्लाह। जी, क्योंकि आपने अभी कहा है कि ये बिल मुस्लिमों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ तस्वीर सामने आई थी जहाँ पर कुछ लोग बहुत विरोध कर रहे थे इसका। अब सवाल ये कि पहले जो वक्फ का कानून था उसमें क्या कुछ खमियां थी? देखिए, किसी का विरोध करना ही विरोध करें जो बदकिस्मती है। और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया है और 2013 में संशोधन भी किया है। और संशोधन भी तब किया जब सच्चर कमेटी, रंगनाथ कमेटी ने ये बता दिया था कि मुस्लिम की बद से बदतर हालत है हिंदुस्तान के अंदर। उसके बावजूद भी संशोधन में कुछ ऐसा नहीं दिया कांग्रेस सरकार ने जिससे कि उसको आगे जाकर लाभ मिल सके, गरीब बच्चियों को पढ़ा सकें, विधवाओं को दे सके, परित्यागताओं को कुछ दे सके। और सिर्फ नाम मात्र का इस था कि मतलब वो सिर्फ कर्मचारियों को पैसे भी मिले या नहीं मिले, इतना ही उनका वो किया और किसी भी तरीके से उनको इससे फ़ायदा नहीं हुआ 2013 के संशोधन बिल से, जो कि 1995 में ये एक्ट बना था। अबू बकर साहब, आप कह रहे हैं कि नए जो संशोधन जिसे उम्मीद कहा जा रहा है, जिसे मोदी सरकार ने उम्मीद नाम दिया है, आप कह रहे हैं इससे आय बढ़ेगी और आम मुस्लिम का भला होगा। ये कैसे होगा सर? देखिए, पहले 1 लाख से ज़्यादा इनकम के ऊपर उन कमेटियों से 7% अंशदान लिया जाता था और अब मोदी जी ने एक बहुत अच्छा रिलैक्स देते हुए उसे 5% किया। लेकिन ये ज़्यादा इसलिए होगा कि 1 लाख से कम आमदनी वाली जो बहुत सैकड़ों कमेटियां हैं वो भी 5% इसके अंदर देगी। तो बहुत ज़्यादा जिनके पास पैसा होगा उनको भी 5% और जो बिल्कुल भी नहीं दिया करते थे वो भी 5% देंगे। तो इससे मैं समझता हूँ कि इसकी इनकम बढ़ेगी और बढ़ने से बोर्ड के पास पैसा होगा और उस पैसे से गरीबों की मदद की जा सकेगी, बच्चियों को एजुकेशन दिलाई जा सकेगी और जो भी काम बोर्ड के अंदर ज़रूरत होगी, हायर एजुकेशन जैसी, RS उसकी कोचिंग जैसी, IAS के कोचिंग जैसी, ऐसे कामों को भी जो बोर्ड करता है वो भी कर सकेगा अधिक आय होने से। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए वक्फ बोर्ड प्रयास करेगा। बिल्कुल, अगर इस तरीके जो नियम लागू हुआ है इससे मैं समझता हूँ, बच्चे अभी देख लीजिए कितने IAS पास हुए हैं, कितने RS पास हुए हैं, जबकि कांग्रेस राज में पिछले कभी 7 होते थे, कभी 8 होते थे, कभी 4 होते थे। और आज वही विपक्ष कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को पीछे धकेल रही है। दुर्भाग्य की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी के आने से RS भी ज़्यादा हो रहे हैं, IAS भी ज़्यादा हो रहे हैं, एजुकेशन भी ज़्यादा मिल रही है। मोदी जी की जो सोच है, बहुत बड़ी बात उन्होंने अभी लोकसभा के बाद अपनी जो कमेटी थी, अपने जो मेंबर्स थे लोकसभा के, उनको कहा है कि 20% मुस्लिमों को पीछे रखकर देश को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, इनको भी बराबर लेके जाना पड़ेगा हमें। इसलिए सभी सांसदों से कहा कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुस्लिम समाज को, दलित समाज को, जो पिछड़े हुए हैं उनको बराबर साथ लेके आएँ ताकि हिंदुस्तान को हम बहुत आगे विश्व गुरु तक पहुँचा सकें। और मोदी सरकार का दावा है कि संशोधन से आम गरीब मुस्लिम को और समाज को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा सर? देखिए कि इससे पहले जब किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचारी होती थी तो उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं था। अब इसके अंदर जब जो लोग इसका अंशदान नहीं दिया करते थे या उसका सही तरीके से उसको काम में नहीं लिया करते थे या किसी जायदाद को खाली कराने के लिए सर्वेक्षण अधिकारी को भेजते थे, उससे खाली नहीं हो पाता था। तो अब जो पावर दिए जा रहे हैं इसके अंदर मजबूती के साथ, उससे पैसा इनकम करने के अंदर बहुत मदद मिलेगी। और जो भ्रष्टाचारी करते हुए पैसा नहीं देते थे
और जो उसका किराया मात्र, ये समझिए कि नाम मात्र का किराया देते थे। आप हमारे जयपुर में देख लीजिए, यहाँ पे एमआई रोड के ऊपर 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के अंदर दुकानें ले रखी है और उन्होंने दूसरों को 50,000 60,000 70,000 में दे रखी है। तो किस तरीके से फिर मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड के पास पैसा आएगा, किस तरीके से यूज़ किया जा सकेगा? ये इसका मिसयूज़ कर रहे हैं और इसका भ्रष्टाचारी हो रहा है इसके ऊपर, और इसके ऊपर जो माफिया लोग हैं वो पूरी तरह से इसके नियंत्रण करके बैठा हुआ। और ये बिल जब लागू होगा तो माफियाओं को भी इसके अंदर बहुत बड़ा सदमा होगा, उनको निकलना पड़ेगा उनकी जायदादों से। नकवी साहब, आपने एक बड़ा आरोप लगाया है कि एमआई रोड पे वक्फ की कई दुकानें हैं जिनको वक्फ से आप कह रहे हैं कि 3 से 4 हज़ार रुपये किराए में लिया गया और आगे 50 से 60 हज़ार में देके एक लाभ कमाया जा रहा है समाज के नाम पर। कौन लोग हैं वो? देखिए, किराएदार जो होता है वो सबलेट किसी को इस अंदाज में कर देता है पीछे से ही, तो बोर्ड को भी पता नहीं हो पाता, और कहीं ना कहीं बोर्ड को भी पता होता तो उसका एक्शन नहीं ले पाता। उसी वजह से वो वहीं का वहीं रहता, आगे नहीं बढ़ पाता। जब अच्छी सोच लेकर, दृढ़ शक्ति लेकर आगे चले तो मैं समझता हूँ इन लोगों को, जो माफिया लोग ही होते हैं ये, जो नाम मात्र के पैसों से किराया लेकर बहुत अधिक में देते हैं, तो वो माफियाओं को भी इस वक्त, और जो ऐसे लोग हैं जो पुराने लोग, जो लीडर थे, नेता लोग थे जो कांग्रेस के बड़े बड़े, वो भी ऐसी जायदादों को लेकर उसका इनकम सोर्स बनाया करते थे। तो अब मैं समझता हूँ वो धीरे धीरे बात खत्म होगी। और इसीलिए विपक्ष, जो कांग्रेस जो शुरू से ही मुसलमानों को दलित से बुरी हालत में रखी है, वो भी इसीलिए इसका विरोध करती है। आप ये देखिए कि इससे पहले ट्रिपल तलाक का कितना ज़बरदस्त विरोध किया गया था। आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए आज मुस्लिम महिलाएं कितनी सेफ हैं, कितनी सुरक्षित हैं, और जिनकी तलाक़ें हो चुकी है वो कहती है काश ये बिल पहले आता तो आज हमारी तलाक़ें नहीं होती। और आज देने से डरता आदमी, क्योंकि एक छोटी सी बात के ऊपर 2 मिनट में कह देता है तलाक तलाक तलाक, और कहते हैं तलाक हो गई। वो छोटे से बच्चों को लेकर अपने घर चल जाती है और वो दूसरी शादी करके जेंट्स और अपना घर बसाता है। वो गरीब 10 जगह धक्के खाती फिरती है। तो उसी तरीके से 370 भी जो कश्मीर के अंदर हुआ, आप वहाँ पे देखिए आम आदमी बहुत खुश है। वहाँ पर उनके बच्चे न एजुकेशन ले पाते थे, न कारखानों में जा सकते थे, सिर्फ खच्चर चलाकर अपना पेट भरते थे। आज जब 370 हटी, वहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ भी बन रही है, कारखाने भी बन रहे हैं, वहाँ पर लोगों को काम भी मिल रहा है। तो वहाँ के मिडिल क्लास लोग और छोटे तबके के लोग बहुत खुश हैं। वो चंद लोग जो लीडरशिप करते थे, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे उस पैसे से, और उसके लिए उन्होंने विरोध किया है। बाकी आम आदमी वहाँ भी खुश है, महिलाएं भी खुश है। और देखना आप इस वक्फ बोर्ड से कितनी ताकत मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर महसूस करेंगे। लेकिन जिन्होंने ठेका ले रखा है विरोध करने का, वो विरोध करने के लिए ही विरोध करते हैं, जो कि हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। अगर राहत की बात की जाए नकवी साहब, तो पहले 1 लाख से ज़्यादा आय पर 7% अंशदान दिया जाता था, और उसमें राहत देकर 5% कर दिया गया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, 5% के अंदर जो बहुत ज़्यादा इनकम वाले सोचते थे हम ज़्यादा दे रहे हैं, हालांकि ये भी ऊँट के मुंह में जीरा है। अगर 1 करोड़ इनकम होती है तो 7 लाख देता है उसके ऊपर। लेकिन फिर भी मोदी जी ने इस बात को ध्यान रखा है कि हो सकता है उनकी उन कमेटियों को वहाँ पर उस पैसे को काम लेने में कमी आ रही हो, तो 5% करके वो किया। लेकिन 1 लाख से कम जो इनकम होती थी, 50,000 60,000 80,000, वो 1 पैसा भी इसके अंदर अंशदान नहीं दिया करता था बोर्ड में। तो 5% वो भी देगा। तो मैं समझता हूँ 1 लाख इनकम है तो उसका 5,000 रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके अंदर आय बढ़ेगी और उस आय से कहीं ना कहीं गरीबों का भला होगा, आम आदमी का भला होगा। नकवी साहब, एक और सवाल है कि कलेक्टर एसडीएम को जो ताकत इस संशोधन में दी गई है, क्या वो फ़ायदेमंद है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद भी चेयरमैन रहा 16-17 के अंदर। तो वहाँ पर जब ट्रिब्यूनल से कोई हम खाली कराने का आदेश दे के भेजते थे सर्वेक्षण अधिकारी को, जो जहाँ पे जाता था तो पुलिस को वहाँ पर जब सूचना दी जाती थी तो पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं हो पाता था। स्टेट लेवल से भी हम फ़ोन करते थे, कहते इस तरीके से इस आदेश के लागू किया जाए, खाली कराया जाए, तो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी, नहीं के बराबर मदद मिलती थी। आज जब ये पावर कलेक्टर को दिया जा रहा है, एसडीएम को दिया जा रहा है, तो मैं समझता हूँ अगर कलेक्टर का फ़ोन वहाँ पुलिस के अंदर जाएगा, कोतवाली में जाएगा, थाने में जाएगा, तो मैं समझता हूँ उससे पुलिस को 2 मिनट लगेंगे उसको खाली कराने के अंदर कि कलेक्टर साहब का फ़ोन आया या तहसील स्तर पर एसडीएम साहब का फ़ोन आया। एक बहुत बड़ी ताकत मोदी जी ने इस खाली कराने की वक्त को दी है, इस बिल को सक्सेस करा के पास करा के। लेकिन नकवी साहब, सदन के अंदर सबसे ज़्यादा विरोध अगर विपक्ष ने किया, कांग्रेस ने किया, या ओवैसी साहब ने किया, या तृणमूल कांग्रेस ने किया, वो यही था कि कलेक्टर और एसडीएम को पावर क्यों दी जा रही है? वो इसलिए दी जा रही है कि इन लोगों के पास भी कई बीघों में ज़मीन है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं हैदराबाद गया, वहाँ पे चुनाव के अंदर देखा कि ओवैसी जी के पास भी वक्फ की बहुत बड़ी जायदादें हैं, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के वो बना रखे उन्होंने।
इसी तरीके से आप दूसरे स्टेटों में देख लीजिए, बड़े लीडर्स होंगे इस तरीके से वो कर रहे हैं। ओवैसी जी सिर्फ अपना वोट बैंक वो कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिमों को अपना रहनुमा बताने के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वरना इस तरीके की बात करके उनको चाहिए था कि 7 लाख केस का वो देखे, कुछ संशोधन और उसमें लगा के और मुस्लिमों को कैसे वक्फ बोर्ड को मजबूत बना सके उसमें ताकत लगाते हैं ओवैसी जी। नकवी साहब के इस बार 2 महिलाओं को बोर्ड में सदस्य बनाना और सनातनियों को शामिल करना होगा, इसका फायदा कितना होना है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन से लेकर सेक्रेटरी से लेकर जितने भी मेंबर होते थे 9 या 11 वो सभी मुस्लिम होते थे। आप राजस्थान में देख लीजिए कि 4775 जायदादें हैं किराएदार वाली, जिसमें 1597 सनातनी हैं और 2836 मुस्लिम हैं। तो जब इनका विवाद होता है तो बोर्ड के अंदर जब पेश होते हैं तो अपने आप को असहाय महसूस करता है सनातनी भाई कि यहाँ पर टोटल ही ये, तो मुझे किस तरीके से न्याय मिल सकेगा। तो ये 2 सनातनी उसमें बैठते हैं तो फिर भी डिसीजन बहुमत से ही होता है। अगर 9 सदस्य हैं तो 5 जो कहेंगे उसको माना जाता है बोर्ड के अंदर। तो मैं समझता हूँ 2 भाई भी बैठ जाते हैं तो उसका कोई वो नहीं है, इससे पारदर्शिता होगी, बल्कि जो किराएदार आएगा उसको लगेगा कि हमारे साथी भी, हमारे भाई भी हमारे समाज के बैठे हैं, इसलिए इनके अंदर जो डिस्कशन चला होगा तो यकीनन कोई सकारात्मक ही ऑर्डर हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि 2800 से ज़्यादा नॉन माइनॉरिटी या यूं कहें कि सनातनी हैं, उस कारण से 2 सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। उन 2 सदस्यों के शामिल करने को लेकर भी विपक्ष को ऐतराज है। ये दुर्भाग्य की बात है, उनको समझना चाहिए, जो वेल एजुकेटेड, जो स्टेट नेशनल लेवल की लीडरशिप कर रहे हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल लीडर बता रहे हैं, उनको 11 के अंदर 2 शामिल करने में कहाँ पर नुकसान हो रहा है। हाँ, अगर उन 11 के अंदर 2 को ही पावर दिया जाता कि 2 ही निर्णय करेंगे तो कहीं समझ में आ रहा था कि उनकी इंटेलेक्चुअल काम आ रही है, लेकिन वो 2 बैठकर अगर इसको पारदर्शिता कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि इसके अंदर किसी तरीके का गलत डिसीजन नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात नहीं है। नकवी साहब, वक्फ बोर्ड संशोधन में किसी भी जमीन को वक्फ करने से पहले उसकी जांच होनी है, तो क्या इससे मालिकाना हक की असलियत मालूम होगी? और इससे पहले कई मामले सामने भी आ चुके हैं ऐसे। देखिए, पहले क्या किसी जायदाद को वक्फ कर दिया करते थे तो कुछ ही दिनों बाद दूसरा आदमी आ जाया करता था कि साहब ये जायदाद मेरी थी, लेकिन मेरे भाई ने या मेरे भतीजे ने या मेरे दूसरे रिश्तेदार ने इसे जायदाद को वक्फ कर दी, इसलिए इसको वापस कैंसिल की जाए। वो कैंसिल नहीं होकर कोर्ट में जाया करती थी, वो कह दिया करता है आप कोर्ट में जाइए, और कोर्ट में आपको पता है 1 साल 2 साल 5 साल कितना लंबा केस चलता है, लेकिन जिसकी जायदाद होती है वो बहुत दुखी हो रहता है। जब जिसको देना है तो उसको जांच कराने में क्या नुकसान है? अगर मैं मेरी जायदाद को दे रहा हूँ और मेरी जांच कोई कर रहा है कि इसकी जांच की जाए, अबू बकर नकवी की या किसी और की है, तो निकलती इन्हीं की है, दे सकते हैं, तो इसमें कहाँ गलती है जी? एक अच्छी बात है, पारदर्शिता है। ठीक है, लेकिन वक्फ करने वाली जायदाद का मालिकाना हक न्यूनतम 5 वर्ष किया गया है, इसका कोई फायदा होगा मुस्लिमों को? 5 वर्ष में ये है कि उसका बिल्कुल ये हो जाता है कि मतलब ये इसी की है, क्योंकि बहुत से कहते हैं ले लिया जल्दी से वक्फ कर दिया, क्या मानो उसके अंदर कौन सी अड़चन होती है, कौन सा नुकसान, कौन सी बात होती है, किस तरीके से। 5 साल में ये होता है कि 5 साल जायदाद इसके पास थी तो यकीनन ये इसी की है, तो उसमें भी मैं समझता हूँ कोई नाराज़गी वाली बात नहीं होना चाहिए। इसका विरोध क्यों हो रहा है? बता रहा हूँ ना, विपक्ष का ये काम हो गया कि मुस्लिमों का कौन सा बिल अच्छा रहा है, किससे फायदा होगा, उसका विरोध करना शुरू कर विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम वर्ग के ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस ने बंधुआ मजदूर बना रखा वोट के लिए। वोट दीजिए और अपने घर जाइए, इसके आगे ना आपको एजुकेशन दिला सकते हम, न किसी तरीके से कोई मदद कर सकते, सिर्फ वोट दीजिए और अपने घर जाइए। इसलिए बड़ी पार्टियां, जो भी कांग्रेस पार्टी है, अपने साथ लगाकर इन बिलों को विरोध करती है। अभी मैंने आपको बताया दोनों तीनों जो किस तरीके के मुद्दे 370 ट्रिपल तलाक आज चुपे हैं, उससे फ़ायदा हो रहे हैं। इसी वक्फ बोर्ड का भी आने वाले टाइम में देखना आप किस तरीके से इसको पारदर्शिता होकर इसमें कितना करोड़ों का इसके इनकम होगी इंशाल्लाह। जैसे कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, उन्होंने कहा कि हमने बहुत काम किया है मुस्लिम वर्ग के लिए। पहले वक्फ बोर्ड समाज में अन्य बोर्डों की तरह सामाजिक काम में पिछड़ा क्यों रहा है? देखिए, कांग्रेस बोलती कुछ है, करती कुछ और है। मैं एजुकेशन से 32 साल तक जुड़ा रहा हूँ, 16 साल स्टेट प्रेसिडेंट रहा हूँ टीचर्स यूनियन का। मुझे मालूम है किस तरीके से 32,000 टीचर को पैरा टीचर को टीचर बना के गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और अभी 4-5 हज़ार जो बच्चे हैं उसको अशोक गहलोत 1 साल तक इस तरह करते रहे, बनाएंगे, और आज तक किसी प्रकार नहीं बना के गए। तो इससे साफ मालूम होता है कि कांग्रेस सिर्फ कहती है और करती नहीं है। अरबी फारसी शोध संस्थान हमारे टॉक में देख लीजिए,
उसकी जो नींव रखी भैरव सिंह जी के टाइम में रखी। मारवाड़ मुस्लिम स्कूल जोधपुर के अंदर देख लीजिए, भैरव सिंह जी के टाइम उसकी ज़मीन दी गई 1 रुपये उसके हिसाब से। आज कांग्रेस का एक भी ये बता दे, कांग्रेस ने इस तरीके से देखे मुसलमानों को ये इदारा बनाया। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2 ही APRI है, अरबी फारसी सोशल संस्थान, या तो हैदराबाद में या टोंक के अंदर है। और अभी जब मैं चेयरमैन था उस वक्त 22 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने उसके दिए ताकि डिजिटलाइजेशन उसका कर सके। आज 1 करोड़ भी कांग्रेस ने कहीं दिया तो बता दीजिए। सिर्फ कह रहे हैं हम करेंगे, कांग्रेस वो करेंगे, लेकिन 90% 95% वोट मुसलमानों के कांग्रेस लेके, और किस तरीके से उनको हाशिए पे धकेल रही है ये पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान देख रहा है। और आने वाले वक्त में धीरे धीरे इस बात को समझेगा मुस्लिम कि सिर्फ ये अपने दांत दिखाने के दूसरे हैं और खाने के दूसरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ लगते हैं या नहीं भी लगते, तब भी मुस्लिमों को उनका वो हक देती है। कितनी योजना सेंटर से चल रही है, एक भी योजना में ये बता दीजिए कि मुस्लिम के अलावा सभी को दिया जाएगा। मुस्लिम को कम दिया जाएगा, सनातनी को ज़्यादा दिया जाएगा, SC को उतना दिया जाएगा, माइनॉरिटी को उतना, हर उसके अंदर बराबर के हज़ारों लाखों की तादाद में आज मुस्लिम को वो फ़ायदे हो रहे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। हमारे भजन लाल जी जो यहाँ पर एक छोटे से आम कार्यकर्ता काम करते हुए मुख्यमंत्री बने, हमें गर्व है। और आज छोटे से कार्यकर्ता को गर्व होता है कि कभी भी कुछ बन सकता है इस पार्टी के अंदर। आज उन्होंने नीचे की स्थिति देखी है, तो आज देख ली मुख्यमंत्री भजन लाल जी किस तरीके से राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर किस तरीके से विकास की गंगा बहा दी है। तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों को एक नज़र से देखा जाता है, चाहे वोट दे न दे। ये दुर्भाग्य हमारा कि मुस्लिम अभी भी बीजेपी को बहुत अधिक वोट नहीं दे पा रहा, चंद लोग ही दे पा रहे हैं, लेकिन देंगे तो मैं समझता हूँ कि उतना ही विकास होगा जितना अभी हो रहा है। बीजेपी किसी तरीके से वोटों से नहीं आगती, वो कहती है कि अगर ये समाज पिछड़ा हो तो इसे दिया जाना चाहिए। जी सर, संसद में जब संशोधन बिल पेश हुआ तो सबसे ज़्यादा चर्चा ये हो रही थी कि 2013 में UPA 2 ने एक संशोधन लाया था जिसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वो मुस्लिमों के हित में एक बड़ा फैसला था। आप कैसे देखते हैं इसको, थोड़ा सा डिफाइन करें। देखिए, वो जो संशोधन बिल लाई थी उसमें आज तक भी हमें ये महसूस नहीं हुआ कि इसके अंदर ये फ़ायदे उस संशोधन बिल में हुए हैं। 1995 में एक्ट भी इन्होंने बनाया, 2013 में भी इन्होंने संशोधन किया, किस तरीके से अलग से कुछ दिया जाना चाहिए। आज भी देख लीजिए इस पोजीशन के अंदर, चाहे कब्रिस्तानों की 4 दीवारी बनाने वाली बात हो, चाहे किसी प्रकार से मदद करने वाली बात हो, किसी तरीके का पैसा गवर्नमेंट इनको वक्फ बोर्ड को नहीं देती। अगर ये हितेच्छा होती मुस्लिम की तो सरकार की तरफ से भी ये करती कि 1 साल के अंदर 5 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ दिया जाएगा, लेकिन एक पैसा आज भी वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता। ये इन्हीं की वजह के इन्होंने संशोधन बिल जो किया उन्होंने 13 के अंदर 2013 में, उस समय किसी भी प्रकार का ऐसा वो निर्णय नहीं लिया जिससे वक्फ बोर्ड मजबूत हो सके और उस वक्फ बोर्ड के जरिए गरीब बच्चे गरीब महिलाएं उससे मदद ले सकें। नकवी साहब, क्या आप मानते हैं कि यूपी सरकार ने संशोधन किया था 2013 में, तो इसका फायदा हुआ या नुकसान? उसकी बद से बदतर हालत की ये पोजीशन है कि कर्मचारी को तनख्वाह नहीं मिल पाती। जी। जब मैं चेयरमैन बना तो मालूम चला था कर्मचारियों को 2 महीने की तनख्वाह नहीं थी लेकिन जब जाके देखा कि वहाँ पे किराए वसूल नहीं किए जा रहे थे, गुलिस्ता कॉलोनी जैसी जोधपुर के अंदर 700 मकान की कॉलोनी, वहाँ से किसी प्रकार का किराया नहीं, बड़े बड़े मकान पड़े जिनको इसी प्रकार से रख रखे, कोई वो नहीं नीलामी। तो मैं वहाँ पर 1 सप्ताह के अंदर से वहाँ पे 1 करोड़ और 7 लाख के आसपास पैसा जोधपुर से लेके आ गया बोर्ड के अंदर, और उन लोगों को जो जहाँ पर काम आना चाहिए था वहाँ कराने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने संशोधन बिल में भी कुछ नहीं किया, औपचारिकता ही की है। इस बात का ध्यान रखा है कि ऐसा न हो कि वक्फ बोर्ड मजबूत हो जाए और उसके ज़रिए से बच्चे पढ़ने लगे, गरीब बच्चे पढ़ने लगे, इसकी वजह से वो गरीब महिलाएं जो विधवा होती है, परित्यागता है, उनको कोई ताकत मिल सके, सुकून मिल सके, इसका पूरा ध्यान रखती है कांग्रेस पिछड़ापन करने का। बिल्कुल। आज़ादी के बाद इतनी बड़ी जायदाद जो वक्फ की है, उसका किरदार कौन है और क्या इसमें बड़े कांग्रेस के नेता भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, जब से लागू हुआ, जब से कांग्रेस का पूरा अधिकार रहा है वक्फ बोर्ड के इसके ऊपर, और वक्फ बोर्ड को किस प्रकार से किसको बैठाना है, कैसे लेना है, कौन सी जायदाद किसको देनी है, किसको नहीं देनी। आप ये दे दीजिए गंगानगर साइड, हनुमानगढ़ साइड 150 बीघाएँ ज़मीन है, लेकिन वो उसको खेती के लिए दे रखी है, उसको किसी प्रकार लेना कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा राज जो अभी इस देश में किया है वो कांग्रेस ने किया है, और पिछड़ेपन का कारण वक्फ बोर्ड हो चाहे मुस्लिम हो, कांग्रेस सरकार का ही मैं उसको जिम्मेदार ठहराता हूँ कि उन्होंने मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर रखा और किसी प्रकार से मदद नहीं की। सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस
के नेताओं का भी इसमें हाथ हो सकता है? कुछ नेताओं के नाम भी बताइए ना। देखिए, आरोप राजस्थान में कौन नेता हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर देखो, किसी का नाम लिया जाना ठीक नहीं है, प्लेस बता दीजिए सर। लेकिन पूरे आप ही देख लीजिए, जयपुर हो चाहे जोधपुर हो चाहे कोटा हो, जहाँ बड़ी बड़ी जायदादें हैं, हार्ट ऑफ सिटी के अंदर वहाँ पे दुकानें मान लीजिए, मार्केट मान लीजिए, तो वहाँ पे भी एक चीज़ आ रहा है, बिल आ रहा है, इसमें सर्वे किया जाएगा ही कि किस किस के पास क्यों है। अगर आप इसके शोरूम आपके पास 4 है तो क्यों है, 3 है तो क्यों है, एक ही आदमी के पास क्यों है। वक्फ की जायदादें इसलिए होती है कि गरीब लोगों को उन दुकानों को दिया जाए ताकि उनका वो पेट पाल सके। और उसी मार्केट के अंदर अगर वो 4-4 दुकानें एक एक आदमी ले रखा है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच अब होगी। किसी प्रकार से पहले कोई पाबंदी नहीं थी, किसी तरीके से कोई जांचें नहीं थी। अब इस बिल के अंदर यही आ रहा है। ये तकलीफ इन बड़े लोगों को, इन लीडरों को, इन नेताओं को, इन पैसे वालों को, इन भू माफियाओं को हो रहा है कि इस बिल के आने से अब सभी प्रकार की जाँच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी नकवी साहब, क्योंकि ये जो बिल आया इसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम 2 वर्गों बटा हुआ नजर आया। कुछ ऐसे वर्ग हैं जो इसका समर्थन करते हैं, कुछ ऐसे वर्ग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। अब मुस्लिमों के लिए ये जो कानून है वो कितना फ़ायदेमंद होने वाला है? देखिए, बिल के किसी भी बिल के आने के बाद से उस काम को शुरू कर देती है विपक्ष पार्टियां कि इसमें इतना नुकसान है, इसमें इतना नुकसान है। और मुस्लिम बिल्कुल अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, बिल्कुल बद से बदतर हालत में है। जो उसे कहा जाता है उसको मान के एक पढ़े लिखे आदमी ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा रहबर भी पैदा हुए हैं, इंद्रेश कुमार जैसे, जिन्होंने पिछले 20 सालों से मुस्लिम राष्ट्रीय मंच खड़ा करके और पूरे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर इस बात की जानकारी दी है कि ये कौन सी चीज़ कैसे हितकारी है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे अभी वक्फ बोर्ड हो, तो ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, उनको भी अब ये गाइडलाइन मिलने लगी। इसका नुकसान ऐसा नहीं, ऐसा फ़ायदा है। तो उसको मुस्लिम कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रहा है। उन बातों को पहले एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, एक ही तरफा चला करती थी। तो मैं समझता हूँ दोनों बातों को अगर वो लिया जाए, जुज लिया जाए, तो मैं समझता हूँ इस वक्फ बोर्ड से, इस बिल, संशोधन बिल से मुसलमानों को फ़ायदा होगा और तरक्की होगी, एजुकेशन मिलेगी और किसी न किसी तरह से काम करने के अंदर उनको ज़्यादाती मिलेगी गरीब को। सर, एक मेरा सवाल था, आप वक्फ के चेयरमैन भी रहे हैं, जयपुर के MI रोड पे कितनी दुकानें होंगी वक्फ की? पूरा मार्केट जो देखा हमने, MLA क्वार्टर से लेके चल जाइए जालीपुरा की तरफ होके वापस इधर MI रोड आ जाइए, सैकड़ों की तादाद में पूरा मार्केट है, जिसको किसी भी तरीके से कोई बनाने की कोशिश नहीं की। इसमें कितने गरीब मुसलमानों को दुकानें मिली? जब मैं चेयरमैन था तो मैंने कोशिश ये करना शुरू कर दी थी कि इसके जो दीवारें इनको मजबूत करा के छत डलवा कर, उन गरीब के हाथ छत भी नहीं है और टीन शेड के अंदर काम कर रहे हैं, और ऊपर इसकी जो जायदादें बनेंगी उनको ऑफिसों के अंदर देके ऐसा करोड़ों रुपया वक्फ बोर्ड में आएगा। लेकिन इत्तेफाक से 2 साल भी नहीं कर पाए और किसी न किसी रूप में जिन लोगों को ये लगता था कि अब ये काम नहीं करने देंगे, वो माफिया मान लीजिए या कोई मान लीजिए, उन्होंने कोर्ट में करके एजुकेशन के थे, किस तरीके सोशल वर्कर नहीं थे ये, वो करे। खैर जो भी हुआ, जितना हो सका हमने अपना काम किया। अमानी शाह जैसे 29 बीघा ज़मीन को 36 घंटे काम करके मैंने खाली करा, जिसके अंदर भूमाफिया 4, वहाँ पे कार बाजार थे, 3-3, 4-4 पत्थर के स्टोन थे, बड़े बड़े दुकानें बना रखी थी उन्होंने इस तरीके टीन सेट से। आप आज भी जाके देख लीजिए, वहाँ पे 4 दीवारी है और बड़े उसके काम में आ रहा है। उसको भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर ऐसा काम लिया जाएगा जो गरीबों का काम है। हॉस्पिटल बने, स्कूल बने वहाँ पर और ऐसे मार्केट्स बने जिससे कि इनकम हो, गरीब वहाँ दुकानें लेके अपना पेट पाल सके। जी जी नकवी साहब की संसद में इंडी गठबंधन, जो पहले अपने आप को सेक्युलर कहता है, वो इस कानून के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ नजर आ रहा है? मुस्लिमों को पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर चाहे मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जी हो, चाहे अपने इधर क्या नाम से लालू यादव जी हो, ये सब मुसलमानों को वोट बैंक मानता है। ये सोचता है इस बात को अपन उठा के, मालूम है उनको कि ये बिल पास होंगे क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ हैं और इसको दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले प्रधानमंत्री इस टाइम मोदी जी, लेकिन सिर्फ इस बात को करने के लिए कि हमारा वोट बैंक इनको कैसे बनाया जा सके। अभी देख लीजिए बिहार के अंदर किस प्रकार लालू यादव के जो लड़के किस तरीके से वो माहौल बना रखा, सिर्फ इसलिए कि सारे वोट में ले लूँ। दूसरी तरफ वहाँ पे कांग्रेसियों को देख लीजिए किस प्रकार से इसको बुरा किया वो कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए 370 और ट्रिपल तलाक कहाँ पर है,
फ़ायदेमंद लोग जो हैं, गरीब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके से आने वाले वक्त के अंदर वक्फ बोर्ड मजबूत बनेगा तो मुस्लिम भी इसको राहत महसूस करेगा और वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कुछ ऐसे मौलाना हैं जो इस बिल का विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी जब इससे बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा है कि जो मौलाना इसके समर्थन में खड़े हुए हैं वो बिके हुए हैं, दलाल हैं वो लोग। देखिए, छोटी जुबान वाले छोटी बात बोलते हैं। आदमी जब बोलता है तभी समझ जाता है कितना पानी में कितना बिकाव, कितना वो है। आदमी जब सच बोलता है, दिल से सच बोलता है, तो बोलने से ही लग जाता है कि इसकी सच्चाई सामने आ रही है। और इस तरीके से एक दूसरे पर जिस तरीके से लांछन लगा के एक दूसरे को छोटा बताकर, एक दूसरे को बताकर, बिका हुआ आदमी बोली से दिख जाता है और नहीं बिका हुआ आदमी अपने स्टेटमेंट से दिख जाता है कि अपने दिल से किस तरीके से कितनी सच्चाई बोल रहा है। तो जिनका पेशा ही बन गया है कि आके बोलना, तो उससे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम समाज को नुकसान हो रहा है। जी, कुछ और सवाल हैं कि देश में जो आम मुस्लिम जो आज तक पिछड़ा अशिक्षित क्यों रह गया है, इसके पीछे की वजह क्या रही है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा काम जो होना चाहिए था वो यही था कि इनको एजुकेशन दी जाए, क्योंकि लिटरेट पढ़े लिखे जो मुस्लिम थे वो यहाँ से निकलकर और पाकिस्तान में जा चुके थे। यहाँ वही लोग बचे हैं जिनको भारत माँ से प्यार था, हिंदुस्तान से मोहब्बत थी, अपने पड़ोस में रहने वाले सनातनियों से मोहब्बत थी। छोड़ के जाना ऐसा लग रहा था उन्होंने जैसे हम बर्बाद हो रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान के अंदर रहे और हिंदुस्तान में रहकर उन्होंने ये चाहा कि हम आगे बढ़ें। तो आप देख लीजिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, उन्होंने अपने आप को आगे वो करते हुए मुसलमानों को एजुकेशन बिल्कुल नहीं दिलाई और बिल्कुल आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। बस यही कहा, इनको वोट बैंक बनाइए रखिए, इनको एजुकेशन मत दिलाओ, पढ़ लिख जाएंगे तो समझने लग जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जो कमी रही है वो मैं समझता हूँ कांग्रेस की रही है कि उन्होंने मुसलमानों को हाशिए पे धकेलते हुए, और आज तक भी धकेलती जा रही है। लेकिन ये पिछले 10 सालों से हमने महसूस किया है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी हो, जो वर्तमान में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी हो, मुसलमानों को बराबर कंधे से कंधा लगा आगे ला रहे हैं, पूरी योजनाओं में लाभ दे रहे हैं। इसके लिए मैं तीनों को धन्यवाद देता हूँ कि मुसलमानों को किस तरीके से ये देश के अंदर अपना प्यार, अपना स्नेह दे रहे हैं, जो कि विरोधियों को बुरा लग रहा है। दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। और नकवी साहब, क्योंकि अब जाते जाते एक आखिरी सवाल कि देश के जो आम मुस्लिम भाई और बहन हैं उन्हें आप सच में रखते आपसे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज को आपके इस चैनल के ज़रिए यही अपना संदेश देना चाहूँगा कि अपने अकल और दिमाग से इस बात को सोचिए कि कौन आदमी हमें किस तरीके से ले जाता है, आगे लेता है, कौन पीछे लेता है। इस बात की मोटी सी बात है कि 1946 के बाद कांग्रेस ने इतना बड़ा राज किया, सेंटर पे भी, स्टेटों में भी, फिर भी मुस्लिम इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? और अब जब पिछले 10 सालों से या हम राजस्थान के अंदर देख रहे हैं वसुंधरा सरकार या भजन लाल जी की सरकार, उसमें हमें किस तरीके से हमें लाभ मिल रहे हैं, इन चीज़ों को खुद सोचें, दूसरों से न सुने। क्यों दूसरे इतने स्पीड मदारी की तरह बोलते हैं, जो अपनी डबडबी के अंदर उसको अंदर ले लेते हैं कि ये बिल्कुल सच बोल रहे होंगे। लेकिन हम भी 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, हमारे भाई बहुत से अनएजुकेटेड है, इलिटरेट है, लेकिन वो इस बात को देखें हमारे कौन सा अच्छा है, क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो इतनी हमारी मोहब्बत देके चले, हमारे साथ लेके चल रही है, उनको भी हक बनता है हमारा कि उनको भी वोट दें वक्त आने पर और उनको भी अपना सहयोग प्रदान करें, ताकि ये ना लगे कि हम एक ही जगह बंधुआ मजदूर बन के बैठे हुए हैं, गुलाम बन के बैठे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अबू अकबर नकवी साहब, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे एसोसिएट एडिटर विवेक भी हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, यहाँ पर नकवी साहब ने तीखे सवालों का जवाब दिया कि आखिरकार वक्फ बोर्ड संशोधन बिल कैसा है मुसलमानों के लिए और कितना फ़ायदेमंद है। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ।